संगठन पार्ट 3। बच्चों, आज हम लोग औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। औपचारिक संगठन वह संगठन है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जागरूकता के साथ समन्वित की जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक औपचारिक संगठन के लिए हम देखते हैं कि 3 बातें इसमें सम्मिलित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के बीच में संपर्क बनाने की स्थिति में हो, उनके उद्देश्य समान हो और उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करने को तैयार हों। हर्बर्ट साइमन ने कहा है, औपचारिक संगठन में स्थायी एवं अमूर्त नियम सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक सहभागी के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक निर्धारित नियम, चार्ट व विधान के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों का संगठन ही औपचारिक संगठन कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह संगठन सामान्य उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है। दूसरा, सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। तीसरा, समस्त सदस्यों के अधिकार व दायित्व स्पष्ट होते हैं। चौथा, सदस्यों के मध्य अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। पांचवा, संगठन पूर्व निर्धारित निश्चित उद्देश्यों के लिए ही बनाया जाता है। छठवां, इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। सातवां, ऐसे संगठन के निर्धारित नियम, चार्ट, विधान, नीतियां व योजनाएं निश्चित होती हैं। तो ये थी संगठन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं औपचारिक संगठन के कुछ लाभ। उद्देश्यों की प्राप्ति इन संगठनों में आसानी से की जा सकती है। इन संगठनों में कार्य का दोहराव नहीं होता। समस्त कार्य सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार ही किए जाते हैं। अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या होने से टकराव की स्थिति नहीं रहती। विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन के सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इन संगठनों में साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। संगठन में स्थिरता बनी रहती है। प्रमापित कार्य व नियंत्रण उचित रहता है। इन संगठनों में व्यक्ति के स्थान पर उसका कार्य या पद महत्वपूर्ण होता है। तो ये कुछ लाभ हैं और इसके कुछ दोष भी हैं, जैसा लाल फीताशाही पनपती है। दूसरा, लोच का अभाव होता है। तीसरा, कभी कभी अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। चौथा, श्रम पूंजी के मध्य टकराव की स्थिति प्रायः उत्पन्न हो जाती है। पांचवा, औपचारिक कार्य या संपर्क का कोई महत्व नहीं होता। छठवां, सामाजिक व व्यवहारिक पक्ष को भूलकर नियमों के तहत कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। सातवां, संगठन में पहलपन का अभाव रहता है। और लास्ट है, संगठन में नियंत्रण व समन्वय की एक समस्या सदैव बनी रहती है। तो ये किसके कुछ दोष हैं। अब देखते हैं अनौपचारिक संगठन। जब दो या अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य या संतुष्टि के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। C.I. बर्नार्ड के अनुसार इसकी परिभाषा है, अनौपचारिक संगठन वह है जिसमें संयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपसी संबंध संयोगवश स्थापित होते हैं। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं इसमें। इन संगठनों को बनाया नहीं जाता, अपितु विशेष परिस्थितियों के कारण ये बन जाते हैं। दूसरा, संगठनों के समान उद्देश्य होते हैं। तीसरा, ये अस्थायी होते हैं और कभी भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा, ये संगठन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। पांचवा, ये वैध एवं अवैध दोनों हो सकते हैं। छठवां, इसमें अधिकार एवं सत्ता को ऊपर से नीचे समर्पित किया जाता है। सातवां, ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। अब देखते हैं अनौपचारिक संगठन के कुछ लाभ। पहला, संगठन औपचारिक संगठनों की कमियों को पूरा करते हैं। दूसरा, कर्मचारियों सदस्यों में आपसी तालमेल सुदृढ़ होता है। तीसरा, संगठनों का संदेशवहन एवं समन्वय अत्यधिक मजबूत होता है। चौथा, ये संगठन व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करते हैं। पांचवा, आपसी सहयोग बहुत अधिक होता है। छठवां, समस्त सदस्यों को कार्य करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। और लास्ट, कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रेरणा स्वतः मिलती है। अब इसके दोष,
इन संगठनों से गैर कानूनी कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। ये संगठन कभी कभी गैर सामाजिक, गैर प्रजातांत्रिक होते हैं। तीसरा, ये संगठन कभी कभी भ्रम, अफवाह फैलाकर समाज में विनाशकारी कार्य कर बैठते हैं। चौथा, उच्च प्रबंध का ये संगठन विरोध करते हैं। पांचवा, कर्मचारियों की मित्रता, समन्वय आदि शत्रुता में बदल जाए तो वे एक दूसरे को नष्ट करने से नहीं चूकते। तो ये अनौपचारिक संगठन के दोष हैं। तो इस प्रकार आज हमने औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की।